चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दो बातें हम डिस्कस कर रहे थे, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस में दो वर्जन थे, आईपी वर्जन 4, वर्जन 6। मैक एड्रेस में कोई वर्जन नहीं था। मैक 48 बिट्स का होता है, हेक्साडेसिमल्स में लिखा जाता है। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच इज गिवन टू अ डिवाइस और अ नेटवर्क इंटरफेस which can connect to the network। जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है उस डिवाइस को या उस नेटवर्क इंटरफेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है। गर्ल्स उधर चली जाएं, उस तरफ, सारी गर्ल्स उस तरफ चली जाएं, गर्ल्स उस तरफ जाएं ताकि उनको भी व्हाइट बोर्ड नजर आए। सुन रहे सारे के नहीं? एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिससे वो डिवाइस अपने आप को नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करवाती है। इसका फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल्स में लिखा जाता है। 48 बिट्स होती हैं। 48 बिट्स हैं तो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स बनेंगे। 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स बनेंगे। 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को दो दो के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तो 6 ग्रुप्स बनेंगे उनके। तो जो लेफ्ट मोस्ट 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं या जो 3 ग्रुप्स हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग आईडी को, मैन्युफैक्चरर्स आईडी को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड वाले 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस को। ठीक है, दो तरह के मैक एड्रेसेस होते हैं। कौन कौन से वाले? बैठो। एक होता है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस और एक होता है लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस। ठीक है, जो लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेसेस होते हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो सा है वो उनको चेंज कर रहा होता है, ताकि उनको अपडेट चेंज करता है, ताकि कुछ जो कंप्यूटर्स हैं वो सर्टेन रूल्स के मुताबिक एक नेटवर्क के सर्टेन लेवल को बाईपास कर सकें, फायरवॉल को बाईपास कर सकें। और यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेसेस होते हैं, इट इज वेरी रेयर फॉर समवन टू चेंज दोस मैक एड्रेसेस। ठीक है, ये बात कि नहीं? ये बच्चा कौन है? क्या मसला है? तबीयत को क्या हुआ है? नोजिया मतलब वॉमिटिंग? जाके जरा चेक करें, तब बुखार तो नहीं है इस बच्चे को। अगर तबीयत ठीक है तो बेटा आके ना क्लास में कुछ थोड़ा बहुत खा पी के, मतलब कुछ साथ चीज लें, यहाँ पे आके बैठें और सुननी है मेरी बातें, और क्लासेस लेनी है। ठीक है, छुट्टी नहीं करनी। स्टोरेज नहीं, वो तो सबसे लीस्ट ऑप्शन है। मैं आता हूं उस तरफ। मैक एड्रेसेस के बाद अब जब फिर हम किसकी बात करते हैं मैक एड्रेस में? टाइप्स ऑफ मैक की, लोकली एंड यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक। यूनिवर्सली कोई तब्दील नहीं करता, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, उसकी बात। और ये इस्तेमाल होते हैं, टोपोलॉजीज पढ़ी थी हम लोगों ने, नेटवर्क में कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बस टोपोलॉजी, राउटर्स अभी हम पढ़ेंगे। चलें, छोड़ें उसको। फिर आईपी एड्रेस की तरफ हम आए थे, तो हमारे इसमें दो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये भी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो किसी भी डिवाइस को दिया जाता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क इज नॉट अ global, but it is confined within a small vicinity such as a building, geographically smaller area. It covers geographically smaller areas. Local area networks, LANs बोला जाता है इनको। a college, university, a hospital, a company, a building, in fact an office, etc. ठीक है, when multiple LANs are connected they make a WAN, wide area network, and many wide area networks, they combine, they make a global connection of many networks. When globally all networks are connected, they are monitored not by MAC addresses but by IP addresses. There are two types of IP addresses. One is version 4, version 6. Version 4 was the one that was using denary format, 32 bits. Each group was of 8 bits. There were 4 groups. 4 groups were separated by dots represented in denary. समझ आ रही कि नहीं? Having 2 power 32 different IP addresses. And IPv6 was 128 bits having 8 groups of 4 hexadecimals in each group, separated by colons. Advantages of IPv6 over IP version 4 were क्या advantages थे? Built-in authentication techniques. Data is coming from an authentic source. It means that data is coming from an authentic source. The source
the computer that sends the data is not a malicious computer. Authentication. The other one, efficient packet route. Efficient packet route. And the third one was IP address collision was removed. No multiple devices can have same IP addresses. But in IP version 4, it was divided into two further types. One was private and one was public. Private IP addresses were those IP addresses which were confined only within a private network. They were not used to identify those IP addresses over the internet. They were only used within the network. They were assigned to those computers within the network by the router. Private IP addresses, they were assigned by routers. और ये वाले IP addresses जो private IP addresses है, they were used only within network. कौन सा नेटवर्क? प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये इस्तेमाल होते थे. किस नेटवर्क के अंदर? प्राइवेट नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते थे. अब इसका मतलब यह है कि many private networks can use these IP addresses again and again because they are not used to identify themselves over the internet. On a public internet is a public network. These IP addresses were not used to identify themselves on the public network. That was internet. They were used only for identification within the network. Then why was there a need? Why was there a need for private IP addresses? प्राइवेट इसलिए बनाए गए थे क्योंकि देखिए पब्लिक तो अवेलेबल है ना. एक कंप्यूटर जब इंटरनेट पर काम कर रहा होता है तो आईपी को फॉलो करता है. आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. यू नो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स. व्हेन यू फॉलो इंटरनेट प्रोटोकॉल इट मींस यू आर फॉलोइंग दोज रूल्स व्हिच आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट. व्हेन यू आर यूजिंग मैक एड्रेस यू आर नॉट यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट एक डिफरेंट लेवल है. नेटवर्क के ऊपर एक डिफरेंट लेवल है. इंटरनेट के ऊपर या पूरे नेटवर्क की जब बात की जाती है, whenever you are sharing data, there are 7 different layers. 7 different layers. नेटवर्क हायरार्की में या लेयर्स में टॉप पे आता है. इंटरनेट टॉप पे आता है आईपी एड्रेस. मैक बहुत नीचे आता है. यूं समझ लें कि इंटरनेट एक मोर मैच्योर कनेक्शन है. नेटवर्क इज नॉट दैट मैच्योर कनेक्शन. इंटरनेट के लिए बहुत एक्सोटिक कनेक्शंस चाहिए होते हैं. केबलिंग, ऑप्टिक फाइबर, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स. लैन के लिए जस्ट नॉर्मल ईथरनेट केबल भी चल सकती है, ऑप्टिक फाइबर केबल भी चल सकती है बिकॉज इट इज कन्फाइंड विद इन वन बिल्डिंग. बट व्हेन फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल्स मल्टीपल डिवाइसेस कैन हैव सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? मैक की जब बात की जाती थी तो जो लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेसेस थे they were assigned by the network administrator. समझ आ रही बात ही कि नहीं? बट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस वो कंप्यूटर के अपने थे. व्हेन प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात की जाती है तो राउटर ऑलरेडी नोज व्हाट आर द रेंज ऑफ दोस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दैट कैन बी असाइंड. समझ आ रही बात है कि नहीं? दैट कैन बी असाइंड विद इन अ नेटवर्क. जब लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस की बात आती है तो जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो खुद बीच में इंटरवीन करता है, अपनी मर्जी के लाता है. समझ आ रही है कि नहीं? और इस तरह के मैक एड्रेसेस होते हैं कि वो किसी और से कोलाइड ना करें, सेम ना हो जाए. प्राइवेट की बात की जाएगी तो प्राइवेट पूरी दुनिया में हर एक को एक वो रेंज दे दी गई है कि एवरीवन में यूज. 3 रेंजेस दी हुई हैं. एक में 16.7 मिलियन डिफरेंट आईपी एड्रेसेस प्राइवेट असाइन किए गए हैं. 16.7 मिलियन का मतलब यह है कि मतलब डिजाइनर्स ने जरा समझना इस बात को डिजाइनर्स ने ऐसी भी बीच में एक ऑप्शन रखी है कि कोई भी ऐसा नेटवर्क है जिसमें 16.7 मिलियन कंप्यूटर्स अगर लगे हुए हैं, कोई ऐसा एक नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, तो उनको भी ये वाला जो सिनेरियो है प्राइवेट आईपी एड्रेस केटर कर ले. क्या ख्याल है? ये वाला प्राइवेट आईपी एड्रेसेस उनको भी केटर कर लें. यानी कि वन पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट, पब्लिक आईपी एड्रेस इज यूज्ड. इट इज गिवन टू अ राउटर.
राउटर फिर आगे जो है ना, जो नेटवर्क के साथ, राउटर देखें दो चीजों के साथ कनेक्ट होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क के साथ भी और एक पब्लिक नेटवर्क के साथ भी। समझ आ रही बात है कि नहीं? प्राइवेट नेटवर्क के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वो जब कभी कोई सवाल पूछते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द इंटरनेट की सर्विसेज अगर उनको चाहिए, तो राउटर उनको जाके आगे प्रेजेंट कर रहा होता है बाय गिविंग अ पब्लिक आईपी एड्रेस। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? राउटर फिर इंटरनेट पर जाके वो क्वेश्चन करता है, तो वो जवाब उसी राउटर के लिए आता है, बिकॉज राउटर बिकम्स द सोर्स आईपी एड्रेस। राउटर क्या बन जाता है? सोर्स आईपी एड्रेस बन जाता है। कंप्यूटर इंटरनेट पर नहीं जा रहा, कौन जा रहा है? राउटर जा रहा है। राउटर जाता है, उसका रिप्लाई किसको मिलता है? राउटर को मिलता है। राउटर उसके रिप्लाई के मुताबिक अपने लोकल नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क में जिस भी कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट जनरेट की होती है उसी को रिप्लाई बैक कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? अब इतने ज्यादा रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 ग्रुप्स हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके 256 कंप्यूटर्स हैं उसके लिए भी चलता है, जिसके 65,536 कंप्यूटर्स हैं उसके लिए भी प्राइवेट आईपी, एक ऐसे ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं जो इसके लिए भी चलते हैं। और इसके अलावा 16.7 मिलियन कंप्यूटर्स किसी के अगर एक नेटवर्क के अंदर हैं तो उनको भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस केटर कर लेंगे। यानी कि ये 3 जो रेंजेस के कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, सर्टेन नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, ये दुनिया में कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। सिर्फ कौन इस्तेमाल करेगा? प्राइवेट नेटवर्क से इस्तेमाल करेंगे। मींस two adjacent buildings, they both can have same private IP addresses. You know, प्राइवेट आईपी एड्रेस दुनिया में अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाने की इजाजत उनको नहीं है। सो बेशक दुनिया में जितने भी इदारे चल रहे हैं सब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बट every building, every network, every private network must have at least one public IP address, so that if they want to communicate on the internet, that public IP address may go and present itself as a client, so that services are provided to that client, requests are processed और corresponded for that client, उस client को जवाब मिले और वो client फिर अपने नेटवर्क में आके सबको दे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? जैसे एक परिंदा जब पैदा होता है, परिंदे के जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ उनकी जाती है, खाना लेके आती है, खाना ला के उन बच्चों के मुंह में डालती है। इसी तरह जब प्राइवेट नेटवर्क में कंप्यूटर को कोई सवाल पूछना होता है तो राउटर जाता है और राउटर डेटा लेके आता है और वो फिर देता है किसको कौन सा वाला डेटा देना था, क्योंकि जिसने जो डेटा मांगा होगा उसी कंप्यूटर को वो वाला डेटा मिल जाएगा, क्योंकि राउटर इज द वन हु इज द मिडिल, हु इज एक्टिंग एज अ मिडिल डिवाइस, एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक नेटवर्क। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? एंड दैट इज व्हाई राउटर आल्सो इंस्टॉल्स अ फायरवॉल इनसाइड इट। राउटर के अंदर जो फायरवॉल इंस्टॉल्ड होती है, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इट्स अ सिक्योरिटी मेजर अगेंस्ट द थ्रेट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट, अगेंस्ट द थ्रेट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सो जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनको जो राउटर मैनेज करता है, राउटर का जो सा फायरवॉल है उसको बोलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। मेरे जो कंप्यूटर में फायरवॉल लगी होती है उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। दोनों को डिस्टिंग्विश कर लिया गया है। ऑल राउटर इज एक्टिंग बिहाइंड द फायरवॉल. Firewall is the one which is encountering in the very first step the data that is coming from the internet. After that it will come to the router, and then router will give it to the network, and router is still not satisfied from the threats that are avoided by the firewall installed inside the router. That is why we have already deployed our own firewall in the computer as well. If there is some malicious data which has some applying some trick and just bypass the router, my software will keep a check. My software will keep an eye on such type of malicious codes. Even there are so dangerous threats, they also sometimes bypass my firewall. They also bypass my firewall because the people who are creating or generating such type of threat, they know more about these softwares than anyone else. That is why they know the loopholes. They exploit those loopholes. Are you getting my point ke nahi? So you know, there is always a chance there is always a chance for a loophole. So the hackers or the people who are sending those malicious attacks, they always look for the loopholes. जैसे आप क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है किसी चीज को, सॉफ्टवेयर बनाना कैसे, there is a study which teaches people how to destruct something. वो तबाह करना सिखाते हैं।
तो कुछ लोगों की कंस्ट्रक्शन अपनी एक्सपर्टीज होती है, कुछ की डिस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज होती है, कुछ डिस्ट्रक्शन पे काम कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं, पीपल आर डूइंग सच बिजनेसेस एक्सेट्रा। बट प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन्ड बाय अ राउटर यूज्ड ओनली विद इन प्राइवेट नेटवर्क। मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क्स कैन हैव सेम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये क्या हो सकते हैं? कैन बी यूज्ड बाय मैनी, बोले, कैन बी यूज्ड बाय मैनी प्राइवेट, yes or no, can be used by many private networks। क्लियर होगी मेरी बात के नहीं? सही है। और assigned by a router used within a network only, used within a network only। Ranges, by the way, if you ask me what are the ranges, I can just tell you. These are static ranges 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 एक ये रेंज है इसकी, और इसके अलावा 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 और इसके अलावा 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.250। ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की सर्ट कुछ रेंजेस हैं एक्सेट्रा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलें, अलबत्ता 172 वाली जो सी रेंज है ये तकरीबन बनते हैं 16.7 मिलियन आईपी एड्रेसेस। दुनिया में वैसे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं लगता है जिसके पास 16.7 मिलियन कंप्यूटर्स लगे हुए। क्या ख्याल है? हो सकती है? आई डोंट थिंक सो, नहीं हो सकती ना। बट देखें, उन्होंने एक रेंज इतनी ऐसी दी हुई है, 10 वाली जो सी रेंज है ना पूरी, वो सारी कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता दुनिया में। 10 डॉट वाला सीरीज कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। 9 डॉट समथिंग पब्लिक है, 11 डॉट समथिंग पब्लिक है, 10 डॉट समथिंग नो वन कैन यूज। 10 डॉट समथिंग इज ऑलवेज फॉर व्हाटएवर आईपी एड्रेस होगा वो प्राइवेट ही है। आपको कभी भी वो नजर नहीं आएगा, इंटरनेट पब्लिक के लिए आप सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और यही वाले जो है ना, ये ऑलमोस्ट 65,000 अप्रोक्सीमेट 536 एक्सेट्रा। और ये जो है ना 256 कंप्यूटर किसी नेटवर्क में लगे हुए हों तो उसके लिए ये वाला आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है। क्लियर हुई है मेरी बात के नहीं? सबको क्लियर हुई है बच्चों? ओके, अब आते हैं जरा दूसरी बात की तरफ। एनी कंफ्यूजन? जी, मैं आता हूं आपकी तरफ, पब्लिक की तरफ। जी बेशान। सर, आपने कहा था कि आईपी के दो वर्जन हैं, एक वर्जन IPv4, IPv6, इसके अलावा कोई वर्जन थे IPv3 या IPv5 एग्जिस्ट करते थे? बस नहीं, ये वर्जन 4 और 6 ही कहते हैं, 5, 1, 2, 3 कोई भी नहीं था। जस्ट आई डोंट नो कि वर्जन 4 किस वजह से कहा गया, मैं देख लूंगा कि वर्जन 4 ही क्यों कहा गया था और 6 ही क्यों कहा गया था। तो इसके पीछे कोई इतनी वो वर्जन 4 मे बी ड्यू टू द 4 ग्रुप्स कहा गया वो इसको, बट वर्जन 6 क्यों कहा गया था इसके बारे में देखना पड़ेगा। 6 क्यों था किसी और के लिए। देखें, मेरी बात सुनना जरा, मैं आपके ना सवाल को समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। आप लोग इंटरनेट को एक निगाह से देख रहे हैं, आप एज एन इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की निगाह से देखें ना, तो ये एक प्रोटोकॉल है। जैसे आप जिसको ब्लूटूथ कहते हैं ना, ब्लूटूथ आप कहते हैं, आपको तो सिर्फ ब्लूटूथ पता है कि बस दो सिमिलर टाइप के डिवाइसेस आपस में डेटा वायरलेसली शेयर करेंगी तो वो ब्लूटूथ होगा। ये बोलते हैं ना, हॉटस्पॉट, रेडियो वेव्स इस्तेमाल, शेयर करना एक्सेट्रा। दुनिया में जरा समझना इस बात को, ये जो अंग्रेजी के नाम है ये नहीं इस्तेमाल होते एक इंजीनियर के लिए, वो इनके लिए नंबर्स इस्तेमाल करता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है।
जैसे कंप्यूटर को जाके आप बोलेंगे ना मेरा नाम अली वाजिद है किसी भी डेटाबेस में, तो वो 50 पता नहीं कितनी ऑप्शंस दे देगा, ऐसा ही करेगा कि नहीं? बिकॉज सेम नेम बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन जो आपको आईडी नंबर दिया गया है क्या वो सेम किसी का हो सकता है? नहीं। तो जो इंजीनियरिंग की जो सी डोमेन आती है उसमें प्रोटोकॉल्स के नंबर्स रखे जाते हैं। हो सकता है आईपी वर्जन 6 या के अलावा और 4 के अलावा वर्जन 1, 2, 3 आपको ना पता हो किस चीज के बारे में, लेकिन वो किसी नेटवर्क की दुनिया में कोई और प्रोटोकॉल होगा। वर्जन 5 कोई और प्रोटोकॉल होगा। क्या ख्याल है? कोई ऐसा प्रोटोकॉल होगा जिसका पब्लिक के साथ लेना देना नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड काम होगा किसी नेटवर्क के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जिस तरह से ना जैसे कहा जाए आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉइड के हो गए या आईओएस के हो गए, तो उसमें आपने कभी देखे उसमें नंबर्स लिखे होते 13.1.1 या 12 या 10.2.3 होता है ना। एंड्रॉइड में इस तरह के पता नहीं कोई जेली बीन्स मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, अंग्रेजी में नाम जेली बीन्स है, न्यूमेरिक अंदाज में नाम उसके नंबर्स होंगे। क्लियर हो रही है बात की नहीं? तो अब वो हर नंबर जो है ना वो एक मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है। यही वर्जन 4 और वर्जन 6 में भी फर्क है। 5 भी इस्तेमाल होता होगा, लेकिन नेटवर्क के कोई भी डिफरेंट जोन से हैं वो किसी और कम्युनिकेशन में यूज होते होंगे, बट नॉट एन इंटरनेट एड्रेस के तौर पे हमारे जो काम जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं, उस लिहाज से नहीं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जब पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक इज द जो ये वो वाला आईपी एड्रेसेस है जो कंप्यूटर्स को असाइन किए जाते हैं, जो इंटरनेट पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। राउटर्स के जितने भी हैं सबके पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? आइडेंटिफाइज राउटर्स क्या करते हैं? दे आर यूज्ड पब्लिक आईपी एड्रेसेस, दे आर यूज्ड फॉर ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट। ग्लोबली आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनेट के ऊपर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन होती है। एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी यूनिक ही होते हैं, ये सेम नहीं होते। समझ आ रही है? जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के आईपी एड्रेसेस सेम हो सकते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस सेम नहीं होता। अब पब्लिक के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी वाली? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये कभी भी तब्दील नहीं होता। जैसे आप अपने वेब ब्राउजर में जाके दो काम करते हैं। पहला काम आप ये करते हैं कि जी आप लिखते हैं www. मिसाल के तौर पे bbcnews.org.uk फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे बात के नहीं? अब ये आपने क्या लिखा? URL लिख दिया पूरा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिख दिया पूरा, जिसमें आपने डोमेन नेम भी मेंशन कर दी, साथ आपने उसका जो भी था पूरा URL आपने लिख दिया। अब बीबीसी ने आपको क्या लगता है ये डायनामिक आईपी एड्रेस होगा या स्टैटिक? इसने खरीदा होगा एक आईपी एड्रेस, इसने खरीदा होगा एक आईपी एड्रेस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? ये कोई आम कंप्यूटर आपको और मेरे जैसे कंप्यूटर्स नहीं रन कर रही। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसी तरह गूगल के जो सर्वर्स हो गए उनके अपने आईपी एड्रेसेस होंगे, आप उनका आईपी एड्रेस लिखें, यू विल बी डायरेक्टेड टू द सर्वर। इसी तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे एग्जांपल उसमें hodder.computer.org.uk लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ना, आगे अगले पेज पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ना। अब उस डोमेन नेम का, उस सर्वर का एक अपना प्राइवेट, अपना जाती स्टैटिक आईपी एड्रेस है, अपना जाती उसने खरीदा हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जब कभी भी दो तरह के, अब वो उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। आप उस सर्वर को ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर उसका नाम इस्तेमाल करके या उसका नंबर इस्तेमाल करके। नाम क्या है? डोमेन का नाम। नाम क्या है? उसकी डोमेन का नाम। समझ आ रही है कि नहीं? और नंबर क्या है? उसका आईपी एड्रेस जो उसने खरीदा हुआ है, उसको बोलेंगे स्टैटिक। अब वो दुनिया में किसी और को नहीं मिल सकता। क्लियर है बात कि नहीं? फायदा क्या होता है? क्विक सर्चिंग होती है इससे। फायदा क्या होता है? क्विक सर्चिंग होती है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जब भी आपका कंप्यूटर कुछ सवाल पूछता है, आपके ब्राउजर से जरा समझना इस बात को, सबसे पहले क्या होता है? आपका कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में लगा होता है एक वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर सबसे पहले किसको रिक्वेस्ट भेजता है? डोमेन नेम सर्वर को। किसको भेजता है? मतलब वही राउटर के थ्रू ही भेजता है। यहां पे आप कह लें, बेशक चलें
राउटर लगा होता है, डोमेन नेम सर्वर के पास जाती है। अब डोमेन नेम सर्वर ऐसा सर्वर है जिसने पूरी दुनिया के जो डोमेन नेम्स हैं, जिसने प्राइवेट आईपी एड्रेस खरीदा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस और उसकी डोमेन का जो नाम है ना, वो अपने पास उसने क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं? जब कभी भी आप किसी वेब सर्वर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो किसके पास जाती है? डोमेन नेम सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर अपने पूरे डेटाबेस में चेक करता है कि यार ये जो राउटर मुझसे मांग रहा है, जिस डोमेन नेम के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या ये बाकायदा रजिस्टर्ड भी है या नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? अगर वो रजिस्टर्ड होती है तो उसके साथ एक आईपी एड्रेस भी उसके डेटाबेस में लिखा हुआ होगा ना, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ होगा? उसके पास लिखा हुआ होगा। तो ये क्या करती है, यहां से ये रिटर्न करती है उसका आईपी एड्रेस। रिक्वेस्ट गई एज अ यूआरएल डोमेन नेम के लिए, इसने डोमेन नेम के अगेंस्ट उसका आईपी एड्रेस पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर इस डोमेन नेम सर्वर के पास उस आईपी एड्रेस और डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फौरन से इनकार नहीं करेगा कि नहीं जी मेरे पास नहीं है। अगर इससे हायरार्की में इससे मोर पावरफुल कोई कंप्यूटर हुआ उस इंटरनेट पर, यानी मोर पावरफुल कंप्यूटर, जो इससे थोड़ा ताकतवर कंप्यूटर है, जो इससे थोड़ा अपडेटेड कंप्यूटर है, जो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए कंप्यूटर है, ये उसके पास भी आगे भेज सकता है इंफॉर्मेशन के लिए कि यार देखें जरा क्या आपके पास है या नहीं इसकी इंफॉर्मेशन। अगर उसके पास भी ना हो तो वो अपने से भी बड़े सर्वर के पास भेज देता है। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। कोई पॉइंट तो होगा जहां पे जाके ये कहानी खत्म होगी, है ना? कोई पॉइंट तो होगा कि उससे ऊपर कोई भी नहीं होगा। उस एंड वाले सर्वर को बोलते हैं रूट सर्वर। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको? रूट डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस रूट सर्वर बोला जाता है उसको। पूरी दुनिया में 13 रूट सर्वर्स थे किसी जमाने में, मुझे लगता है शायद अब ज्यादा हो चुके होंगे। 13 रूट सर्वर्स थे। कुछ एशिया को कवर कर रहे हैं, कुछ यूके को कवर कर रहे हैं, कुछ चाइना को कवर, कुछ अमेरिका को, इस तरह कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे एंड कहानी किसके पास जाती है? रूट सर्वर के पास जाती है, जो हायरार्की में सबसे बड़ा डोमेन नेम। मतलब यूं समझ लें कि दुनिया में कोई भी रजिस्टर कर रहा है ना अपने आप को स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो सबसे पहले किसको जाके बताएगा? रूट सर्वर को बताएगा। तो अगर उसके बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी तो रूट सर्वर फिर सारे डोमेन नेम सर्वर जो रिक्वेस्ट पूछे उसको अपडेट करता जाएगा। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो सर्वर्स अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और फिर वो करते करते इस डीएनएस के पास आएगा और ये डीएनएस राउटर को उसका आईपी एड्रेस ला के देगा कि यार ये आईपी एड्रेस था इसका। अब राउटर क्या करेगा? अपना रूट अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए वो रूट से होता क्योंकि अब उसको एड्रेस पता चल गया ना, कौन सा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो एड्रेस ही उसको असाइन किया जाता है इस अंदाज में कि राउटर को इतना काबिल बनाया गया कि राउटर को पता है कि ये सर्वर अब मुझे कहां से मिल सकता है। अब राउटर वो रूट डिफाइन करता है, उस रूट से जाके उस सर्वर को ढूंढ के और अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिर आगे कंप्यूटर तक लाके दे देता है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब वो आईपी एड्रेस के थ्रू फिर उस सर्वर की तलाश में निकल जाता है। अब यहां पे कौन था? वो वेब सर्वर था। कौन था? वेब सर्वर। अब वेब सर्वर अपनी इंफॉर्मेशन वापस राउटर को देगा, राउटर अपनी इंफॉर्मेशन फिर किसको दे देगा? इस कंप्यूटर को दे देगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये जो आपको जो डायग्राम नजर आ रही है जो स्टैटिक आईपी एड्रेस की, ये इनफैक्ट ये चीज डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेन ये चीज कर रही है। समझ आ रही है बात की नहीं? तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेसेस की और डायनामिक आईपी एड्रेसेस की, स्टैटिक आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होते, बट डायनामिक आईपी एड्रेस changes every time a device is connected to the internet. और dynamic IP address they are assigned by DHCP servers. DHCP servers assign करते हैं। DHCP क्या होता है? Dynamic Host Configuration Protocol servers. DHCP servers। जी मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ, ठीक है? अच्छा, और क्या था इसके अलावा? हाँ, मैं डायनामिक की तरफ आऊंगा, पहले आपका सवाल। बिकॉज रूट सर्वर ऐसा होता है अब देखिए इंटरनेट पर हायरार्कीज हैं। एक है टॉप रूट सर्वर, हर सर्वर उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सर्टेन लेवल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो रूट सर्वर्स हैं उसके पास दुनिया के हर एक सर्वर की इंफॉर्मेशन है,
मोर पावरफुल, मोर प्रोसेसिंग पावर है। डीएनएस की जो सी है ना बेसिक पावर है। तो बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन है विच यूजुअली द राउटर रिक्वायर्स, डीएनएस ऑलरेडी हैज दोस इंफॉर्मेशन, एंड द वन जो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी एंड इट जस्ट केम फ्रॉम द रूट सर्वर, डीएनएस विल अपडेट इटसेल्फ with that new information as well, so that if any other computer which needs such type of the data, it will have the same IP address now. Initially क्योंकि हर लम्हे के ऊपर कोई ना कोई जो नेटवर्क है वो अपने आप को एक IP एड्रेस खरीद रहा होता है, समझ आ रही कि नहीं? So just to avoid such useless data on the internet, सिर्फ तब उस IP एड्रेस को तमाम DNS को दिखाया जाता है जब कोई DNS मांगता है, अदरवाइज DNS को हर एक IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन हासिल करना जरूरी नहीं है। तो जो मेजॉरिटी रिक्वेस्ट जनरेट की जाती हैं बाय द क्लाइंट कंप्यूटर्स, डीएनएस ओनली उनको अपनी कैश मेमोरी में होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए जो बहुत रेयरली सर्च्ड वेबसाइट्स होती हैं उनको ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बिकॉज डीएनएस सर्वर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में से डिलीट करता है, अपनी कैश मेमोरी में से डिलीट कर देता है, इन अदर वर्ड्स अगर आप कहें तो, इसलिए उसको सर्चिंग में थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल कोई ऐसी वेबसाइट जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पहले सर्च, गूगल ढूंढे, आप फील करें गूगल को सर्च करते हैं तो बहुत जल्दी क्या होती है, ब्राउज हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कोई एनोनिमस कोई वेबसाइट को आप सर्च करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। वजह वो टाइम क्या होता है, डीएनएस इज कोऑर्डिनेटिंग विद अनदर डीएनएस इज कोऑर्डिनेटिंग विद अनदर हायर लेवल डीएनएस, एंड दोज हायर लेवल डीएनएस दे आर अगेन उसी रास्ते, उसी जिस रास्ते से रिक्वेस्टें आ रही हैं उसी सर्वरों के थ्रू होता हुआ द बेस वाले डीएनएस के पास आती है बात, एंड इट देन गिव। अगर वो स्टैटिक आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। अरबी में कहते हैं ना खली वली, फिर तो खली वली हो गया ना, फिर तो वेब सर्वर नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा, आपका लिखा हुआ आता है ना वेब सर्वर नॉट फाउंड, कोई भी गलत सा आप डोमेन नेम लिखें, होता क्या नहीं होता इस तरह से, या वो वेब सर्वर मौजूद ही ना हो इंटरनेट पे तब वेब सर्वर नॉट फाउंड, या इंटरनेट कनेक्शन हो पेज नॉट फाउंड। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? सुभान सवाल पूछे। ये तो आपके लिए जस्ट बताने के लिए दी थी, मैं लिख रहा था ना, मैं कहा जस्ट बताने के लिए, ए लेवल्स की बात है, वैसे मैंने भी याद नहीं की भी, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना, आपकी किताब में कहीं आपको नजर आएगी, ठीक है। बट ये मैंने सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बता दिया कि ये वो रेंज है आईपी एड्रेस की, ये अब दुनिया ने इस्तेमाल करती है, इसके अलावा जितने भी सब इस्तेमाल हो सकते हैं एज पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में डायनामिक एंड स्टैटिक भी आ सकता है। अब स्टैटिक में से भी ना कुछ तो बिजी हो चुके हैं ना, बिजी मतलब लोगों ने खरीद ली हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने खरीद ली, उसके अलावा जो रह गए हैं, उन रह गए में से भी जो आईपी मैनेज कर रहे हैं उन्होंने अभी भी बहुत से आईपी एड्रेसेस अपने पास सेव रखे हुए हैं, इन केस अगर किसी और को स्टैटिक खरीदना होगा तो ज्यादा पैसे चार्ज होते हैं उससे, वो ज्यादा पैसे देता है, तो रखे हुए अभी भी उन्होंने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, सो दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे वांट some IP address, they will be given that a new static IP address. Dynamic is the one that is assigned by your internet service provider. Dynamic IP address is the one that is given to your device by the internet service provider, the company that is giving you the services to use internet. They charge certain fee against those services. A monthly package, a weekly package, an hourly package, or a daily package, or an yearly package. And they ask you for some fee against those packages of the data that you are using on the internet. The data can be downloading or it can be uploading. Clear हो रही है मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? ये इंटरनेट की गेम समझ रहे हैं सारे बच्चे? So I told you the static IP. I told you another dynamic IP. You can also make your own server. कंप्यूटर को सर्वर बनाए कैसे? By installing web application software, connecting it to the internet, purchasing a static IP address, providing those hosting services, so that if any computer wants to get you can also give the access rights of those files जो आप इंटरनेट पर अवेलेबल करना चाहते हैं. You can make your own website. Are you getting my point के नहीं? But your computer is not powerful enough to cater multiple requests that are coming on your small sa computer. So that needs to be a server having high processing power, higher RAM, higher storage. Are you getting my point कि नहीं समझ आ रही? That is why people use the word server. It has more processing power. Clear होगी मेरी बात कि नहीं? IP address can be given to any device, but it must be that powerful. अगर कोई कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहे तो it can give some services to that computer. Clear हो रहा है सारों को?
Tomorrow we'll discuss about सुने we'll discuss about dynamic IP address and I'll finish this and router and then finish this chapter. ठीक है, बहुत हो गया इस चैप्टर के साथ. डायनामिक खुद पढ़ के आ जाना, कल मैं इसके बारे में जरा स्पीड से बात करूंगा.